कामयाब जिंदगी के लिए सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सेहतमंद ही नहीं रहेंगे तो कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। आँख मानव शरीर का एक प्रमुख अंग है जो दृष्टि प्रदान करता है। यह रोशनी को पहचानने और उसे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है, जिससे हम अपने चारों ओर की दुनिया को देख सकते हैं। आंखें न केवल हमें देखने की क्षमता प्रदान करती हैं, बल्कि हमारी भावनाओं और संवाद का एक माध्यम भी होती हैं। ये हमारी सुंदरता को बढ़ाती हैं और हमारे स्वास्थ्य का भी एक महत्वपूर्ण संकेतक होती हैं। इसलिए आँखों की देखभाल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे जीवन की दृष्टि और गुणात्मक अनुभव को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके सेहत का दोस्त अवनीश श्रीवास्तव। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ आई सर्जन डॉक्टर नदीम आँखों की रोग और उसके उपचार के देखभाल के बारे में बताएंगे। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर आएगी। डॉक्टर ग्लैम गाइड टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम आप जानते हैं, डॉक्टर नदीम है जी। इस फील्ड में मेरे को 10 साल हो गए हैं, ऑप्थेल फील्ड में। आई सर्जन, एज आई सर्जन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। यूजी मेरी हिंदूराव से है, पीजी मैंने ईएसआई हॉस्पिटल से करी है। वहीं से मेरा एसआरशिप चला है, वहीं से मेरी ये जर्नी आगे जा रही है। वहीं से जा रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आँखों की सबसे आम बीमारियां क्या हैं और ये कौन कौन सी, नहीं रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या कोई पब्लिक या कोई आम आदमी उसके लिए क्या कर सकता है? देखो, आँखों के लिए बहुत सारी मिथ वगैरह बहुत हैं जी। कि किसी कोई बोलता है कि ये दवा डाल लो। कोई भी बीमारी होती है, जनरली लोग क्या करते हैं, किसी भी केमिस्ट शॉप पे चले जाते हैं, वहाँ जाके उनसे बोलते हैं ड्रॉप दे दो और वो डाल लेते हैं। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास कि भाई इससे एलर्जी हो गई, रिएक्शन हो गई। तो डिपेंड ऑन एज भी फ़र्क पड़ता है। जैसे बच्चों में आम बीमारी है, बच्चों को ब्लैक बोर्ड देखने में बहुत परेशानी होती है, इचिंग की कंप्लेंट्स बहुत आती है बच्चों में। एज के साथ फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है, 40 प्लस में कैटरेक्ट के थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने लगते हैं, मोतियाबिंद के जिसे बोलते हैं हम। जी। ठीक है। बाकी डिपेंड ऑन क्या बोलते हैं, उनका दिनचर्या कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, खान पीन कैसा है, उसके हिसाब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आँखों में आती है। तो डॉक्टर, क्या स्क्रीन टाइम बच्चों की आंखों पे नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है? बहुत ज़्यादा, बहुत। क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल पे, स्क्रीन पे या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे ये ज़्यादा काम करते हैं या कुछ इस तरह से। तो उनको क्या क्या कॉमन चीज़ें? कोविड के बाद से 2019 में जो आया था कोविड, उसके बाद से बच्चों में बहुत देखा गया कि मायोपिक शिफ्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा। मतलब उनका जो चश्मा है ना, माइनस पावर का, वो ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा, ये टर्म्स है मायोपिक शिफ्ट जो बोलते हैं। हाँ। तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा पड़ा है। काफ़ी आर्टिकल्स भी इस पे आए हैं, बच्चों का स्क्रीन टाइम मिनिमम टू मिनिमम। लेकिन स्कूलिंग ऐसी हो गई है, छुट्टी में बच्चों को होमवर्क भी उस पर दे दिया जाता है। और उनका प्ले जो होता है ना, जो बोलते हैं हम बच्चों को बाहर खेलना चाहिए, ये सब चीज़ें उनका बहुत लिमिटेड हो गया है। वीडियो गेम्स आ गए हैं, फ़ोन टाइम में बहुत। तो ये बहुत ज़्यादा आँखों पे इफेक्ट करता है। आँखों की ड्राइनेस में सिम्टम्स आने लगे बच्चों को। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी आँखों में जो विज़न होना चाहिए 6x6 का, वो है ही नहीं है। बच्चों की एक लिमिटेड दुनिया होती है, वो उसी में अपना खेलते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स को भी इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि जो उनका स्क्रीन टाइम्स है मिनिमम टू मिनिमम रखे, कम से कम 5 से 10 मिनट। अगर कुछ ज़्यादा ही वो हो रहा है तो ले सकते हैं, लेकिन जितना मिनिमम हो सके उतना करें। तो डॉक्टर, बुजुर्गों में मोतियाबिंद कैटरेक्ट का इलाज कब और कैसे पहचाना जा सकता है कि इसको कब इलाज की आवश्यकता है?
मोतियाबिंद को पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले जो सिम्टम्स पेशेंट्स में आते हैं वो प्रोग्रेसिव डिमिनिशन ऑफ विज़न, मतलब धीरे धीरे उनको कम दिखाई देगा। लाइट के सामने उनको घेरे दिखाई देंगे, रंग बिरंगे घेरे दिखाई देंगे। उनकी विज़न में बहुत तेज़ी से कमी आएगी। चश्मे का भी फ्रीक्वेंटली चेंज होंगे, जो बार बार बदलने की स्थिति पड़ती है। हर महीने 2 महीने में पेशेंट को चश्मे जो है बदलना पड़ेगा। और उस स्थिति में चश्मा तो कोई काम करता ही नहीं है। मोतियाबिंद का सिंपल एक ही इलाज है, उसका ऑपरेशन ही होता है। अच्छा, ठीक है। जो बोलते हैं कि हम ये दवाई देते हैं इससे मोतियाबिंद कट जाता है, वो सरासर मिथ है। उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। इसका सिंपल सा है कि नया लेंस जो कंपनी के आते हैं, काफ़ी कंपनीज के अच्छे वो आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट किया जाता है बस। अच्छा, तो वो लेंस को कैसे आप एक आम आदमी कैसे पहचाने कि मेरे पे किस तरह का लेंस डल रहा है, क्या है? तो उसके लिए कोई सजेशन या आप लोग खुद रिकमेंडेड उसके लिए डिपेंड ऑन पेशेंट नीड। अच्छा, पेशेंट का वर्क स्टाइल उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। पेशेंट को डिमांड भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। पेशेंट बोलता है मेरे को नियर का फार का दोनों विज़न चाहिए, तो उसके लिए स्पेशल लेंस आते हैं। एक मोनोकुलर लेंस आते हैं जो सिर्फ फार का विज़न देते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का विज़न देते हैं। और उसके बाद हम लोग बेस्ट करेक्टर जिसे करना चाहें वो चश्मे से हम लोग सुधार सकते हैं। अच्छा, चश्मे के द्वारा उसका करेक्शन हो जाता है। क्या ग्लूकोमा जैसी बीमारियां जेनेटिक होती हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है? ग्लूकोमा काला मोतिया जिसे बोलते हैं जी, वो हेरिडिटरी उसका कॉज होता है, जेनेटिक होती है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हेरिडिटरी मतलब है तो अगर माता पिता में से किसी को भी है तो बच्चों में होना ज़रूरी है। 100% ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं ईयरली या साल में 6 महीने पे। अपने पर्दे की जांच, अपने नसों की जांच, जो ग्लूकोमा की 3-4 जांचें होती हैं, प्रेशर की जांच, वो सब ज़रूर कराएं साल में 1 या 2 बार। तो इसको रोकने के लिए जो बेसिक है ट्रीटमेंट जो चलता है वो यही चलता है कि इसका जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा बिल्डअप ना हो, ज़्यादा ना बढ़े, जिससे नसों पे प्रभाव पड़े। तो उसी के लिए वो अगर एक बार दवाई शुरू हो गई तो वो लाइफ टाइम ही चलेगी। किसी को बीपी शुगर जैसी बीमारियां होती हैं, उनमें ज़्यादा होने का ज़्यादा चांस रहता है। आँखों की बीमारियों के इलाज के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं क्या? विश्व स्तरीय सुविधाएं लिमिटेड ही मैं कहूँगा। अच्छा, क्योंकि एम्स जैसा रिसर्च सेंटर है, गुरु नानक जैसा हमारे पास सेंटर है। अगर हम एक लिमिटेड दिल्ली क्षेत्र की ही बात करें तो ये 2 या 3 ही सेंटर है जिनके पास काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं। जो हेरिडिटरी बीमारी है उनके लिए जीन थेरेपी का भी एक प्रावधान है, वो भी उसमें किया जाता है। तो आँखों के देखभाल के लिए या आँखों के पोषक के लिए किस तरह का हम घर में या भोजन कह सकते हैं, सप्लीमेंट्स कह सकते हैं, तो किस तरह से हम उसे इनटेक कर सकते हैं? क्या है उसके लिए? उसका सिंपल सा रूल यही है, घर का खाना। घर का खाना। घर का खाना। अच्छा, आप तली भुनी चीज़ें जो हम बाहर जंक फूड खाते हैं वो सब अवॉइड करना पड़ेगा। बिल्कुल। वो सीधा आपके रेटिना पर्दे पे इफेक्ट करता है। और पर्दे में जो भी आपकी बीमारियां होती हैं वो सूजन भी कर देता है। और गंभीर बीमारियां जैसे बीपी शुगर है, ये सब जंक फूड की तो होती हैं। अच्छा, जेनेटिक भी रहती है, इनके कारण भी होती है। वो सीधा आंखों पे प्रभाव पड़ता है इनका। तो क्या मानसिक तनाव भी अपने आंखों पे असर डालता है? बिल्कुल। स्ट्रेस जो है वो हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। यस, ये तो वो आंखों पे भी करता है। ड्राइनेस जैसी एक समस्या होती है, सूखापन, वो भी तनाव की वजह से बहुत आती है। नींद ना आना, नींद कम आना, मरीज आते हैं काफ़ी कि हमें नींद नहीं आ रही है, तो उससे सूखापन आता है, इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ये सारे सिम्टम्स उस पर रहते हैं। तो डॉक्टर, जैसे घर में लोग गुलाब जल डाल लेते हैं या कोई और घरेलू उपचार कर लेते हैं, वो कितना सही है? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की आँख उसके शरीर के अनुसार ढली होती है जी। तो गुलाब जल या कोई भी आयुर्वेद की जो भी दवा है वो डालने से पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर लें। ऐसे नहीं कि आपने कि उससे मेरे को आराम आ रहा है उस पर्टिकुलर मेडिसिन से तो आपने उठा के डाल लिया, ऐसे ना करें। आँखों की देखभाल के लिए डॉक्टरों की कितनी भूमिका है और जागरूक करने के लिए? देखिए, लोगों में ना मिथ बहुत है। सबसे पहला मिथ यही है कि कैटरेक्ट जो बनता है, मोतियाबिंद जो बनता है आँखों में, वो इस दवा से, पर्टिकुलर दवा से कट जाएगा। ऐसा नहीं होता है।
तो वो आपको आना ही पड़ेगा, उसके लिए ऑपरेशन ही एकमात्र अभी तक का वो है, सफल इलाज है। तो मिथ को ना वो करें, अपने डॉक्टर से सलाह करके ही वो करें। कोई मेडिसिन अगर आप कोई उपचार यूज़ कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से डॉक्टरी सलाह के कुछ नहीं लेना, कुछ ना करें। तो जो आप ये पेशेंट देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई आपको किस तरह की आती है? कठिनाई बच्चों में थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि बच्चे जो है, एक तो बच्चे मन के सच्चे बता ही नहीं पाते, वो अपनी परेशानी वो खुद नहीं बता पाते। एग्जैक्टली। क्योंकि हम लोग जो पेरेंट्स जो नोटिस करते हैं ना, वही हमें वो बताते हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग को ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो अपने करियर में सबसे चुनौतीपूर्ण कौन सा केस देखा है आपने कि भाई इसे मुझे डिस्क्राइब करना चाहिए कि मेरे करियर में अभी तक इस तरह का केस आया था जो मेरे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण था? ऐसा तो अभी तक नहीं है, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स रहते हैं वो हमारी बहुत हेल्प कर देते हैं। अच्छा। इस चीज़ में। लेकिन हाँ, ये है कि मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आँखों के लिए थोड़ा सा गंभीर होके सोचें। बिल्कुल इसको लिटरली ढील ना दे कि भाई आँख है, ठीक है, दिखा लेंगे, ऐसा ना करें। अपने साल में कम से कम आपको कुछ हो या ना हो, 2 बार मशवरा ज़रूर लें, डॉक्टर की सलाह ज़रूर करें। और डॉक्टर, मान लीजिए कि किसी को घर में किसी भी तरह से आंखों में चोट लग गई है तो उसको किस तरह के तुरंत इलाज करने चाहिए? आंखों में चोट लग गई तो लोग अक्सर क्या करते हैं, उस पर दबाते हैं, उसको प्रेस ना करें, ठीक है। या कोई भी मेडिसिन घर में पड़ी है उठा के खाए ना या डाले ना, तो कोई भी आपके पास लोकल डॉक्टर ही क्यों ना हो, उसके पास ज़रूर जाए, तुरंत जाना चाहिए। क्योंकि आंखों में छोटी छोटी इंजरी जो है वो पीछे पर्दे में भी इफेक्ट कर सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है कि जैसे कि एक मेरा मित्र है, काम करते करते उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, बहुत ब्लडी, मतलब ऐसे लगता है आंखों से खून टपकने लगता है। कई बार ठीक सो रहा होता है, सुबह उठता है तो सेम वही प्रॉब्लम। तो ये किस कारण से होती है? अब क्या है इसका मतलब? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है, ड्राइनेस भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जो आप लालीपन बता रहे हैं, इस तरीके में ग्लोकोमा का वर्कअप, काले मोतिये का वर्कअप की बहुत ज़रूरत है उसे। अच्छा। क्योंकि उसी केस में क्या होता है, जैसे जैसे हमारे आंखों का प्रेशर चेंज होता है, आंखों में लालीपन आना, दर्द होना, भारीपन आना, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं उसमें। तो एक बार उसका पूरा का पूरा इवैल्यूएशन के बाद ही हम लोग किसी डायग्नोसिस पे पहुंच पाएंगे। जब तक उसका पूरा क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशंस ना करा पाए, तब तक कहना मुश्किल है कि वो किस वजह से हो रहा है। धूप का चश्मा पहनने की क्या लाभ है और किस तरह का चश्मा हमें चुनना चाहिए जब हम एक कॉमन मैन और जाता है चश्मे की दुकान पे, तो उसको धूप का चश्मा खरीद तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की चीज़ें उसको लेना चाहिए? देखिए, जो चश्मा आजकल बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं चश्मे में, कोटिंग जिसे बोलते हैं, ब्लू कोट का चश्मा आ रहा है, ब्लू कट आ रहा है, येलो कट आ रहे हैं, फोटोक्रोमेटिक लेंस आ रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका काम क्या है, अगर पेशेंट का फील्ड वर्क ज़्यादा है तो मैं उन्हें ब्लू कट सजेस्ट करता हूँ। पेशेंट का एज ज़्यादा है, उसको नियर का चश्मा भी आ रहा है, तो मैं उसे प्रोग्रेसिव सजेस्ट करता हूँ, ताकि उसको तीनों विज़न में आसानी रहे, नियर, इंटरमीडिएट और फार विज़न, तीनों में आसानी रहती है। तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की नीड क्या है, ड्राइविंग है तो उसके लिए ड्राइविंग के अलग से लेंस आते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो गया है लेंस कोटिंग में, लेंस पावर में। तो इस वजह से पेशेंट की नीड के ऊपर है सारी चीज़ें कि वो क्या करना चाह रहा है। तो डॉक्टर, जैसे मोतियाबिंद हो गया है और कोई आता है तो उसको सर्जरी से कुछ क्या टिप्स देना चाहेंगे लोगों को, किस तरह से उसको उसकी टिप्स मैं यही देना चाहूँगा कि मोतियाबिंद में देरी ना करें ऑपरेशन में। देरी करते हैं तो फिर पेशेंट को और डॉक्टर को, दोनों को ही चुनौती का सामना करना पड़ता है जी। चीरा लगाना पड़ता है। मोतियाबिंद जैसे जैसे पकता है वैसे वैसे सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। फेको विधि एक सिंपल लेज़र विधि होती है जो आजकल चल रही है, उसमें 10 से 15 मिनट की मात्र सर्जरी होती है ये, ठीक है। ना पेशेंट को सुई लगाने की ज़रूरत, ना टीका लगाने की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कंफर्टेबल सर्जरी होती है, 15 से 20 मिनट मात्र। तो मैं यही कहूँगा जितनी जल्दी हो सके मोतियाबिंद का अपना सर्जरी कराएं और चश्मा लगा के अपना पूरा निगाह वापस पाएं। तो क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हुए क्या किसी मौसम
या किसी खास महीने का ध्यान रखना पड़ता है? नहीं, आजकल जो विधि फेको विधि है उसके अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। पहले होता था कि भाई चीरा लगा के ऑपरेशन होते थे, तो उस टाइम पे सर्दी के टाइम पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे ताकि पसीने ना आए और जख्म सूखने में ज़्यादा आसानी रहे। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है, कोई मौसम का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन अभी तक लोगों में फैला हुआ है कि गर्मी में ना कराएं, बरसात में ना कराएं, मैक्सिमम लोग ठंडी का वेट करते हैं। तो उस समय यदि किसी में कुछ सीरियसनेस है तो वो कैसे उसे रिपोर्ट करते हैं? आँखों के लिए वही काफ़ी मिथ यही है कि पर्टिकुलर सीज़न में, सर्दी के सीज़न में हमें कराना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। आजकल जो है टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, ये इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत एडवांस हो गए हैं, हमारे माइक्रोस्कोप जो है बहुत अच्छे आने लगे हैं। तो आजकल ऐसा कुछ नहीं है। पहले का था, आज से अगर हम 7-8 साल पहले की बात करें, उस टाइम पे था कि हाँ भाई पर्टिकुलर सीज़न में हमें करानी चाहिए, ये मानसून सीज़न है उसमें अवॉइड करना चाहिए। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके सेंटर पे क्या ऑपरेशन की सुविधा है? जी, हमारे यहाँ पे मोतियाबिंद की ऑपरेशन की सुविधा है जी। लैसी की सुविधा है और काले मोतिये की सुविधा है। तो मतलब बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर है हमारा, जहाँ पे कोई भी बेसिक फैसिलिटी आंखों की प्रोवाइड की जाती है। जी। तो जो ऑपरेशन है वो किस तरह से, मतलब ऑपरेशन आप अपने सेंटर पे करते हैं तो पेशेंट बड़ा आकर के 4 बार क्वेश्चन करता है कि 10,000 लगेगा, 25,000 लगेगा, 5,000 लगेगा, तो उसको कैसे सलाह देंगे कि किस तरह से चीज़ें उसकी सिमट? देखिए, पेशेंट की अपनी भी फाइनेंशियल नीड्स देखता है वो कि भाई बेस्ट से बेस्ट कम से कम पैसे में पेशेंट वो करता है। मेरे यहाँ पे जो सुविधा मैं देता हूँ, सबसे बेस्ट लेंस जो है वो मैं अपना 12,000 रुपये से मैंने शुरू कर रखा है। ओके। कि पेशेंट को इसमें ये भी हो जाता है कि भाई अपना लो क्वालिटी भी नहीं होता है और अपर क्वालिटी भी नहीं है, एक मीडियम रेंज जो है वो 12,000 रुपये से शुरू है। इसमें मैं पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन भी करवाता हूँ। अच्छा। और पेशेंट को इंट्रा ऑफ मेडिसिन भी देता हूँ। पोस्ट ऑफ मेडिसिन वो पेशेंट की इच्छा है, वो कहीं से भी ले सकते हैं। ओके। तो डॉक्टर, जैसा मुझे पता चला है कि आप यहाँ पे चैरिटी भी करते हैं, तो उसका क्या समय, दिन कैसे उसको डिसाइड करें? जी, यहाँ पे हर फ्राइडे में आई की चैरिटेबल ओपीडी होती है। ओके। और शाम में ही मैं 2 घंटे के लिए रहता हूँ, 5 से 7 बजे तक यहाँ पे चैरिटेबल ओपीडी हर फ्राइडे रहती है। एवरी फ्राइडे? एवरी फ्राइडे। तो वो आप मतलब मिनिमम चार्जेस पे वो अपने आते हैं और अपने आके दिखा के चले जा सकते हैं? उस पे दवाइयों में भी स्पेशल डिस्काउंट रहता है, हमारे स्पेक्स पे भी स्पेशल डिस्काउंट रहता है एवरी फ्राइडे। जी, ये इसको करने का सिर्फ यही है कि जो नीडी पीपल हैं वो भी आए, वो भी हमारे सेंटर से जुड़े, उन्हें भी बेसिक सुविधा तो मिले कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा डॉक्टर नदीम ने किस तरह से हमारी सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, और इन्होंने बहुत सारे घरेलू उपचार से लेकर के आधुनिक तकनीक पर भी बात करी, और इनके क्लिनिक पर एक सबसे बड़ी सुविधा उपलब्ध है जो चैरिटेबल है, जो रोज़मर्रा के डे से हट करके फ्राइडे को आप आए और इसका लाभ उठाएं और अपने सेहत याब हों। थैंक यू। थैंक यू।